नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस की एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस सीरीज का 21वां वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से अस्वस्थता के कारण मैं इस वीडियो को लेकर आ नहीं पा रहा था, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इनसे पहले अगर आपको इन सभी वीडियो का PDF चाहिए और डेली करंट अफेयर्स चाहिए आपको, तो आप हमारे सृष्टि आईएएस 20 टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। और इस चैनल पर अभी तक नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि सभी वीडियो की जो नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक शेयर करना नहीं भूलिए। तो आइए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मुगलकालीन ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है अर्थात यहाँ पे आपको गलत कथन का चुनाव जो है वो करना है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पहला कथन कह रहा है कि किसान का अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत अधिकार हुआ करता था, और ये किस समय की बात हो रही है? मुगलकालीन ग्रामीण व्यवस्था की बात हो रही है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा है कथन कि पंचायतों को किसी पर जुर्माना लगाने तथा समुदाय से निष्कासित अर्थात निकाल बाहर कर देने का अधिकार हुआ करता था। साथ ही जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना मुखिया की जिम्मेदारी उत्तरदायित्व हुआ करती थी। और चौथा कथन कह रहा है दोस्तों कि उत्तर भारत में ऐसी ज़मीनें दस्तकारों की मिरास अर्थात वतन बन गई, जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार हुआ करता था। पुश्तैनी अधिकार का मतलब है दोस्तों कि जो चीज़ें उनको उत्तराधिकारी के हैसियत से या उत्तराधिकारी के नाते उनको जो है उनके माता पिता या फिर दादा दादी से जो है वो हस्तांतरित हुआ है। तो यहाँ हमें गलत कथन ढूंढना है दोस्तों। और यहाँ गलत कथन की बात करें तो यहाँ जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। और हमें सही कथन तो ढूंढना था नहीं, यहाँ गलत कथन ढूंढना था। तो यहाँ ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि उत्तर भारत में ऐसी ज़मीनें दस्तकारों की मिरास वतन नहीं बन गई, बल्कि ये मध्य भारत अर्थात महाराष्ट्र में बन गई, जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार हुआ करता था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीनें दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई, जिन पर दस्तकारों का जो है पुश्तैनी अधिकार हुआ करता था। अतः कथन डी जो है यहाँ गलत है, क्योंकि उत्तर भारत में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते दोस्तों, बल्कि ये जो है प्रायद्वीपीय या मध्य भारत में ये उदाहरण देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये उदाहरण देखने को मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगलकालीन अर्थव्यवस्था और तत्कालीन कृषि समाज में महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये जो 3 कथन दिया है उनको पढ़ना है, और उनको पढ़ के आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है। किसके संदर्भ में? तो ये जो है मुगलकालीन अर्थव्यवस्था और जो उस समय के कृषि समाज था उनमें महिलाओं के संदर्भ में ये तीनों कथन में से कौन सा कथन गलत है उनको ढूंढना है। पहला कह रहा है कि मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना तथा वसूली नगद व जिन्स दोनों रूपों में की जाती थी। दूसरा कथन कह रहा है कि किसी वस्तु का वाणिज्यीकरण होने से उनमें महिलाओं की श्रम की भागीदारी बढ़ जाती है। और तीसरा कह रहा है तलाकशुदा तथा विधवा महिलाओं को कानूनन शादी करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। तो आपको इन तीनों कथन के आधार पर और जो है मुगलकालीन अर्थव्यवस्था और तत्कालीन कृषि समाज को ध्यान में रखते हुए बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। और यहाँ गलत जो कथन है दोस्तों ये है 1 और 3, क्योंकि 2 कथन यहाँ बिल्कुल सही है। और हमें सही तो ढूंढना नहीं था, हमें गलत ढूंढना था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। क्योंकि यहाँ पे 1 कथन गलत इसलिए है दोस्तों क्योंकि मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना तथा वसूली नगद व जिन्स दोनों में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नगद में हुआ करता था। इसी प्रकार तलाकशुदा तथा विधवा महिलाओं को कानूनन शादी करने की अनुमति मुगलकालीन व्यवस्था के अंतर्गत विद्यमान थी, और यहाँ कह रहा है कि नहीं प्रदान की गई थी, इसलिए ये कथन भी जो है वो गलत है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको यहाँ बता दूं कि मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली दोनों नगद में की जाती थी। किस में की जाती थी दोस्तों? नगद में, जबकि वहाँ कहा गया है कि नगद और जिन्स दोनों में किया जाता था। साथ ही आपको बताऊं तो जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी
मजदूरी या पूर्व जो भुगतान है अर्थात एडवांस में जो पैसा उनको दिया जाता था उनको जो है सिर्फ और सिर्फ ये नगद में दिया जाता था। इस प्रकार देखें तो कथन एक जो है वो सही नहीं है। इसी प्रकार किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग बढ़ जाती थी, अतः कथन दो बिल्कुल सही है। और अगर तीसरे कथन की बात करें तो तलाकशुदा तथा विधवा दोनों ही कानून शादी कर सकती थी, अतः कथन तीन भी जो है गलत है। इस तरीके से इन व्याख्या के आधार पर अगर देखें तो यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 गलत है क्योंकि 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मध्य काल में जमींदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है यहाँ पे कि महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था। कथन 2 कह रहा है कि विधवा महिलाएं भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी। कथन 3 कह रहा है महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। और चौथा कथन कह रहा है कि बंगाल में महिला जमींदार पाई जाती थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको ढूंढना है। पहला है यहाँ पे ऑप्शन की केवल 1 सही है, दूसरा है 1 और 3 सही है, तीसरा है 1, 2 और 4 सही है, चौथा है केवल 3 और 4 सही है। और आपको बताऊं यहाँ जो सही ऑप्शन है दोस्तों ये 1 है, इसके बाद 2 है और 4 है, क्योंकि 3 कथन यहाँ जो है वो गलत है। क्यों गलत है वो अभी हम देखेंगे। तो इस प्रकार हम देखें तो यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कथन जो गलत है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने का भी जो है उनको अधिकार था, उन गिरवी रखने के लिए भी वो लोग स्वायत्त हुआ करती थी। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो मध्यकाल में, जिसे हम अंधकार का काल भी कहते हैं, बड़े खेतिहर परिवारों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था, इसलिए कथन 1 सही है। इसी प्रकार विधवा महिलाएं विशेषकर राजस्थान पुश्तैनी संपत्ति की विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी, इसलिए कथन 2 भी सही है। साथ ही आपको बता दूं यहाँ कि हिंदू तथा मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी और जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वायत्त अर्थात स्वतंत्र थी, इसलिए कथन 3 गलत है, क्योंकि उसमें कहा गया कि गिरवी रखने के लिए जो है उनको अधिकार नहीं था। साथ ही आपको बता दूं यहाँ कि बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। यह 18वीं सदी में सबसे बड़ी तथा मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री ही हुआ करती थी दोस्तों, अतः कथन 4 सही है। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4 अर्थात ऑप्शन सी, क्योंकि 3 कथन गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था। दूसरा अकबर हिंदकुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहा। तीसरा मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इनमें से जो है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे सही कथन ढूंढना है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है कि 1, 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 2, 3 सही है, ऑप्शन डी कह रहा है कि 1, 2, 3 अर्थात सभी के सभी सही है। और यहाँ आपको मैं बताऊँ तो यहाँ वास्तव में सभी के सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊँ दोस्तों तो यहाँ उपयुक्त सभी कथन सही है, क्योंकि मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है, अर्थात मुगल जो नाम है वो इनकी उत्पत्ति जो है वो मंगोल शब्द से हुई है। साथ ही मुगलों ने स्वयं को तैमूरी कहा क्योंकि वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था। उल्लेखनीय है कि रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक का नायक मोगली का नाम भी दोस्तों मुगल शब्द से ही प्रेरित है। साथ ही आपको बताऊं तो अकबर ने हिंदकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और ईरान के सफाविद तथा तुरान के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजना पर नियंत्रण बनाए रखा। साथ ही मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर देखें दोस्तों तो यहाँ तीनों के तीनों कथन जो सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन मुगल दरबार की भाषा अरबी थी। दूसरा कथन नस्तलिक लेखन की एक शैली थी।
तीसरा, चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद का संबंध ईरान से था। और चौथा कथन है कि विहजाद सफावी दरबार का चित्रकार हुआ करता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, अर्थात आपको यहाँ फिर से सही कथन ढूंढना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 2, 3 और 4 सही है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि 1, 2, 3 और 4 सभी के सभी सही है। और मैं बताऊं आपको दोस्तों, यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4, क्योंकि 2 जो ऑप्शन है ये भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, किंतु 1 जो है गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3, 4। क्यों गलत है 1 दोस्तों? तो यहाँ मुग़ल दरबार की जो भाषा है दोस्तों वो अरबी नहीं बल्कि ये फारसी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? फारसी। जबकि इन लोगों की अगर मातृभाषा की बात करें तो ये मातृभाषा इन लोगों का जो है वो मुग़लों का वो तुर्की हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरीके से देखो तो यहाँ 1 कथन गलत है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन सी 2, 3, 4 है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो मुग़ल दरबार की जो भाषा है दोस्तों वो थी फारसी, न कि जो है अरबी, इसलिए कथन आपने देखा कि पहला वाला क्या था, गलत था। जबकि उनकी मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा दोस्तों तुर्की था। साथ ही अकबर ने संभवतः यह भाषा ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों को बनाए रखने के लिए चुनी, क्योंकि फारसी के हिंदवी के साथ संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा जो है निकलकर सामने आई, नई भाषा का जो है विकास हुआ। अतः कथन 1 बिल्कुल गलत है। साथ ही आपको बताऊं तो नस्तलीक जो है दोस्तों वो वास्तव में लेखन की एक शैली हुआ करती थी। यह एक सरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। अतः कथन 2 बिल्कुल सही है। साथ ही चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद की बात करें तो इनका संबंध ईरान से था। इन चित्रकारों को हुमायूं अपने साथ दिल्ली लाया था। अतः कथन 3 सही है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अब जो सैयद अली है, मीर सैयद अली और अब्दुस समद है, उनको दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया था हुमायूं ने। कई बार क्वेश्चंस ये भी पूछ दिया है एग्जाम में। साथ ही आपको बताऊं तो विहजाद सफावी दरबार का चित्रकार हुआ करता था। साथ ही यहाँ पे इस तरीके से हम देखें तो कथन 4 भी सही है। इसके अलावा विहजाद जैसे चित्रकारों ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाया। इस तरीके से देखें तो यहाँ जो है ऑप्शन 2, 3 और 4 तो सही है, किंतु ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई थी। तीसरा, विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला कह रहा है कि केवल 1 सही है, दूसरा कह रहा है केवल 2 सही है, तीसरा कह रहा है 1, 2 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई सही नहीं है। और यहाँ जो सही है दोस्तों ये ऑप्शन ए है, क्योंकि केवल 1 कथन सही है, 2 गलत है। 2 गलत क्यों हैं इनको हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। आपको बताऊं तो अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी का जो है बादशाहनामा हमीद लाहौरी के द्वारा बादशाहनामा लिखी गई। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये भी पूछ देता है कि बादशाहनामा के लेखक कौन है। तो ये है आपका कौन, ये है अब्दुल हमीद लाहौरी। और ये कौन था? तो ये अबुल फजल के शिष्य थे, उनके द्वारा जो है बादशाहनामा लिखा गया और शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर जो है अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। इस प्रकार देखिए तो ये कब बना था, इसकी रचना कब हुई थी? तो शाहजहां के काल में। इसमें किसके शासन से संबंधित चीज़ें देखने को मिलता है? तो इसमें शाहजहां के जो काल है उनसे संबंधित जो चीज़ें वहाँ देखने को मिलता है। साथ ही आपको बताऊं तो बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खान ने उसमें सुधार किया। अतः कथन 1 बिल्कुल सही है। साथ ही आपको बताऊं तो 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एशिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स ने। कब किया? तो 1784 में। साथ ही उसने कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन तथा अनुवाद
किया। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए थे, किंतु जहाँ तक इनके जो है अंग्रेजी अनुवाद करने की बात है तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरीज ने, किसने? हेनरी बेवरीज ने इसका क्या किया दोस्तों, इसका जो है अनुवाद किया। किसमें? अंग्रेजी में। किसका अनुवाद? अकबरनामा का अनुवाद। इसलिए कथन 2 गलत है, क्योंकि इसमें विलियम जोन्स के द्वारा अकबरनामा के अनुवाद करने की बात कही गई है अंग्रेजी में, जबकि इसको किसने किया? तो इसको किया हेनरी बेवरीज ने। कब? तो 20वीं शताब्दी में। इस प्रकार देखें तो कथन 1 तो सही है, किंतु 2 जो है दोस्तों वो कथन गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुहरावर्दी दर्शन और अबुल फजल के निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। ठीक है, पहला है सुहरावर्दी दर्शन प्लेटो की रिपब्लिक से प्रेरित था। दूसरा है अबुल फजल ईरान के सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था। तीसरा कथन कह रहा है कि अबुल फजल ने सुलह कुल की नीति को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ भी सही कथन ढूंढना है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी 2, 3 सही है, ऑप्शन डी सभी के सभी सही है। और यहाँ बताऊँ आपको तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊँ तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ सही है दोस्तों, क्योंकि सुहरावर्दी दर्शन की बात करें तो ये प्लेटो की रिपब्लिक से प्रेरित है। साथ ही जहाँ ईश्वर को सूर्य के रूप में निरूपित किया जाता है। साथ ही आपको बताऊं तो सुहरावर्दी की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। शेख मुबारक तथा उसके पुत्रों फैजी और अबुल फजल ने उनका अध्ययन किया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि अबुल फजल ईरान के सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रेरित था, इसलिए उसने ईश्वर फर-ए-इजादी से निःसृत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। साथ ही आपको बताते हूँ यहाँ पे कि अबुल फजल ने सुलह कुल की नीति को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना है। इस नीति में सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, परंतु साथ ही एक शर्त यह थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुँचाएंगे। इस प्रकार देखिए, इस व्याख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है दोस्तों सभी के सभी कथन सही है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ अकबर द्वारा लिए गए निर्णय हैं और दूसरी तरफ संबंधित तिथि है। आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है इसका मतलब क्या? गलत है। इनमें से कौन सा जोड़ा उसका चुनाव करना है। पहला कह रहा है कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1564, दूसरा कह रहा है जजिया कर की समाप्ति 1567 और तीसरा कह रहा है राजधानी का जो है स्थानांतरण लाहौर किया गया 1575। उपयुक्त में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 गलत है, ऑप्शन बी कह रहा है 1, 2 दोनों गलत है, ऑप्शन सी कह रहा है 2 और 3 गलत है, ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 जो है वो गलत है। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ न तो ये सुमेलित है सही, न तो ये, न तो ये। क्यों नहीं सुमेलित है दोस्तों? तो तीर्थ यात्रा कर की अगर समाप्ति की बात करें तो ये दोस्तों 1564 नहीं बल्कि 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार जजिया की अगर बात करें ख़त्म करने की तो ये 1567 नहीं बल्कि 1564 ईस्वी में जजिया को अकबर ने ख़त्म कर दिया था। साथ ही राजधानी के हस्तांतरण की बात करें तो ये 1575 नहीं बल्कि 1585 ईस्वी है इसका जो है हस्तांतरण, लाहौर स्थानांतरण करने का राजधानी का तिथि। इस प्रकार देखें तो यहाँ सभी के सभी जो ऑप्शन है वो गलत है, अर्थात कोई भी यहाँ सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा इसका। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो उपर्युक्त युग्मों का सही सुमेलन इस प्रकार है। पहला अकबर द्वारा लिए गए निर्णय और दूसरी तरफ संबंधित तिथि है। अब देखिए अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की गई तो ये किया गया 1563, जबकि वहाँ 1564 दिया गया था, इसलिए वो गलत था, ये सही है। इसी प्रकार जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की बात करें
तो वहाँ पे 1567 दिया था, जबकि ये कितना है दोस्तों 1564, और ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगर स्थानीय जो राजधानी जो है उनको लाहौर स्थानांतरित करने की बात है, तो ये दोस्तों किया गया था कब 1585 ईस्वी में, जबकि वहाँ था 1575। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर देखें तो यहाँ 1, 2, 3 सभी के सभी जो सुमेल है वो सुमिलित नहीं है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में करवाया था। दूसरा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। और तीसरा, अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अर्थात यहाँ भी आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला कह रहा है 1, 2 सही है, दूसरा कह रहा है 2, 3 सही है, तीसरा कह रहा है केवल 3 सही है, और चौथा कह रहा है सभी के सभी सही है। और यहाँ जो सही है दोस्तों, इनकी अगर बात करें तो ये 2 है और 3 है। क्यों? क्योंकि दोस्तों शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण हुमायूं ने तो करवाया था, लेकिन इसको जो है आपको इनको दिल्ली में नहीं बल्कि ये फतेहपुर सिकरी आगरा में इसका निर्माण करवाया था, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि यूपीएससी का यही मज़ा है कि अगर आप उनका प्रश्न करना सीख गए तो दुनिया के या भारत के जितने भी एग्जाम है दोस्तों, खासकर जिसमें जीके जीएस आता है, तो उसमें आप कभी पीछे नहीं हट सकते। जो वनडे एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए ये और अच्छा है, क्योंकि वो उसको एकदम विदिन सेकेंड में सॉल्व कर लेगा अगर इस तरह के प्रश्न को करना सीख जाते हैं तो। इसलिए इन सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। सभी वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार देखिए, ताकि आपका सारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। साथ ही दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आए। लाइक शेयर जरूर कीजिए, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए इसका जो है अगर उत्तर की हम बात करें यहाँ दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ सही कथन हो जाएगा 2 और 3, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। आइए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। व्याख्या की बात करें दोस्तों, तो शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने सिकरी में करवाया था, फतेहपुर सिकरी में करवाया था, जुम्मा मस्जिद के बगल में। जबकि वहाँ क्या दिया हुआ था दोस्तों? वहाँ दिया हुआ था हुमायूं ने। इस प्रकार इससे भी ये गलत होता है कि इसका निर्माण जो है हुमायूं ने नहीं बल्कि अकबर ने करवाया था। साथ ही इसका निर्माण दोस्तों फतेहपुर सिकरी अर्थात आगरा में हुआ था, न कि दिल्ली में हुआ था। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ जो है ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। देखिए आप इसमें ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इसका निर्माण जो है शेख सलीम चिश्ती का निर्माण किसने कराया? हुमायूं ने, जो कि गलत है। किसने करवाया? अकबर ने। इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि दिल्ली में इसका जो है निर्माण करवाया गया, जबकि ये कहाँ कराया गया था? सिकरी में इसका निर्माण जो है दोस्तों ये कराया गया था। और सिकरी कहाँ है? तो ये आगरा में है, इसलिए कथन 1 जो है दोस्तों यहाँ गलत है। इसी प्रकार बुलंद दरवाजे का निर्माण अगर बात करें तो इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के जो है उपलक्ष्य में खुशी में करवाया था, इसलिए कथन 2 सही है। साथ ही आपको बताऊं तो अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था तथा 13 वर्षों तक इस सीमा पर मजबूत नियंत्रण स्थापित किया था। इस प्रकार देखें तो यहाँ जो है दोस्तों वो 2 और 3 जो ऑप्शन है वो तो सही है, लेकिन 1 गलत है। इसलिए मैंने बताया कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है अभिवादन का जो तरीका होता है मुस्लिम संप्रदाय में, उसको बताया गया इस्लाम धर्म में। दूसरा, इसके अर्थ को जो है दूसरी तरफ बताया गया है। आपको इनको पढ़ करके बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है अर्थात सही मिलान हुआ है। पहला कह रहा है कि कोर्निश, हाथ की तलहथी को ललाट पर रख के आगे की ओर झुकना। क्या ये बात सही है? क्या देखेंगे हम लोग बाद में। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 4 तस्लीम, बादशाह के पैरों को चूमना। क्या ये सही है? क्या इसको भी देखते हैं। तीसरा कथन देख लेते हैं पहले, सिजदा है दंडवत लेटना। और यहाँ जो दोस्तों मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ जो सही सुमिलित की बात कर रहा है अर्थात सही कौन है, तो यहाँ सही है 1 और 3, क्योंकि 2 यहाँ पे जो है वो गलत है। क्योंकि 4 तस्लीम दोस्तों बादशाह के अर्थात शासक के पैरों को चूमना नहीं है। तो इस प्रकार अगर देखें तो यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 1 और 3 अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके
व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो उपयुक्त युग्मों का सही सुमेलन इस प्रकार है। कॉर्नी जो होता है दोस्तों औपचारिक अभिवादन का एक तरीका था, जिसमें हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे जो लोग होते थे वो और अभिवादन करते थे। इस तरीके से देखें तो युग्म 1 सही है। इसी प्रकार 4 तस्लीम की बात करें तो इसमें दाएं हाथ को ज़मीन पर रखने से शुरू होता है ये, और तलहटी ऊपर की ओर जो है दोस्तों होती है, और उसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता है तथा तल हथी को अर्थात जो उनका तलहथी है उनको जो है वो सिर के ऊपर रखता था। ऐसी तस्लीम जो है दोस्तों वो 4 बार होती थी, इसलिए इसका नाम 4 तस्लीम पड़ा। इस प्रकार देखें तो युग्म 2 गलत है। साथ ही आपको बताऊं तो सिजदा आत्मनिवेदन का उच्चतम जो रूप है सिजदा या दंडवत लेटना कहलाता था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अभिवादन का सबसे उच्चतम जो श्रेणी है इस्लाम धर्म में वो क्या है तो सिजदा है, और उसमें जो है वो लोग दंडवत लेट जाते थे। शाहजहाँ के शासनकाल में सिजदा जैसे तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम या जमीन बोसी ज़मीन को चूमना के तरीके अपनाए गए, इसलिए युग्म 3 भी सही है। तो यहाँ 2 बात और ध्यान रखिएगा कि जो है शाहजहाँ के शासनकाल में जो है सिजदा के तरीकों के स्थान पर क्या आ गया तो 4 तस्लीम या ज़मीन बोसी अर्थात ज़मीन को चूमने वाली जो परंपरा थी और उसके माध्यम से जो अभिवादन का तरीका था उनको अपनाया गया। कब तो ये शाहजहाँ के काल में। इस प्रकार देखें तो यहाँ युग्म जो है 3 वो सही है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ 1 और 3 तो सही है लेकिन 2 सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर था क्या ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। तो दोस्तों आज के इस सीरीज में हमने कुल 10 प्रश्न ही लिया था। तो आज के इस सीरीज में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर बहुत जल्द आएंगे, और हो सकता है कल मैं आप लोगों को जो है वो संविधान का जो अगला वीडियो है जिसमें हम लोगों को संघ से संबंधित जो भाग 5 है संविधान का उसको पढ़ेंगे हम लोग, तो उनको हम लेके आएँ और उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो चैप्टर बहुत बड़ा है आपको पता है। तो जो संविधान का भाग 5 1 है उनका संविधान का जो भाग 5 है उनका जो अध्याय 1 है उनका जो है हम लोग अध्ययन करेंगे आगे वाले वीडियो में, अगर मैं कल लेकर आता हूं तो ठीक है। तो उनका जो है आप लोग इंतज़ार कीजिए, और तब तक आप लोग अच्छे से रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर फैलाइए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबा लीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को मैं यहाँ विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।